थैंक यू सो मच आया सबसे हूँ। पहले इमरान हमें टाइम देने के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए पान सिंह तोमर, डी डे, डर्टी पिक्चर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इतनी फिल्में हैं कतार में जिसमें आपने इमरान हाशमी को एक से बढ़कर एक शानदार रोल जो है वो निभाते हुए देखा। हॉलीवुड तक की फिल्मों में आपने काम किया है, लेकिन आज बात होगी इरफान खान पर, क्योंकि इमरान हाशमी उन चुनिंदा 20 लोगों में शामिल थे जो इरफान खान के अंतिम सफर पर उनके साथ गए थे, उनके जनाजे में शामिल थे, उनको सुपुर्द खाक जब किया गया तो इमरान हाशमी भी वहां पर मौजूद थे। इमरान, मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि उस दिन मैं एंकरिंग कर रही थी स्टूडियो में, और जैसे ही ये खबर जब सामने आई, आई वाज शॉक्ड। कुछ पलों के लिए ये लगा कि कैसे इतनी जल्दी, कैसे 54 साल की उनकी उम्र थी, और इतने मैंने उनकी ऑलमोस्ट सारी फिल्में देखी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरा पर्सनल लॉस है, जैसे मेरा कोई अपना चला गया है। एंड आई एम श्योर कि मैं तो एक जर्नलिस्ट की भूमिका में थी, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके जहन से ये बात गुजर रही होगी। इनफैक्ट उस दिन मेरे फोन में कम से कम 2-2.5 हजार लोगों के नंबर सेव होंगे। मैंने ये देखा कि व्हाट्सएप स्टेटस पर लोगों ने इरफान खान की फोटो लगाई हुई थी। फेसबुक से लेकर ट्विटर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाएं, लोग अपने दर्द को जाहिर कर रहे थे। आपने तो उनको इतने करीब से देखा है। What happened to you that day? आपके जहन से क्या उस दिन गुजर रहा था? देखिए, एक्चुअली हम लोग परेशान थे कुछ कई दिन पहले से। उनकी तबीयत खराब थी, तो वो मोमेंट लग रहा था, डर रहा था कहीं वो ना आ जाए। तो उससे एक दिन पहले मैंने उनसे बात भी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिचुएशन में नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने उनके बेटे को बोला कि स्पीकर ऑन करो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैं अपने तरीके से मैंने उनसे, और सुबह 7 बजे के करीब मैसेज आया था कि उनके पैरामीटर्स बेटर हो रहे हैं, और 11 बजे मैसेज आया। तो मैंने तो जवाब ही नहीं दिया, फोन पर ही नहीं आया, क्या बोलूं मैं, क्या रिएक्ट करूं। तो बहुत देर तक बैठा रहा। मेरी बिल्डिंग लॉकडाउन में थी, फिर मैंने कमिश्नर को फोन करा, परमिशन लिए निकलने की, और वो सब एक ऐसी मूवी की तरह चलता रहा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। मतलब ये लगा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ हो गया, सब कर कर आया। बहुत देर बाद वो लॉस्ट फीलिंग से निकला, और पता चला कि सब टाइम के बाद अपने सेंसेस में वापस आया। वो एक रोबोट की तरह मैकेनिकली सब करता चला गया था। अभी भी बार बार लोग जो जानते नहीं है वो इतने डिस्टर्ब हैं। मैं 20-25 साल रहा हूं उनके साथ, तो मतलब क्या कहा जा सकता है। आप इस वक्त जिस इमोशन का जिक्र कर रहे हैं ना, पिछले कुछ दिनों से, जिस दिन से वो खबर आई उसके बाद के भी जो 2 दिन और बीते, ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ जो एक्सपीरियंस है वो मेरा भी था। मैं खुद उस तरह की फीलिंग्स को जो है महसूस कर सकती थी। ऐसा लगता है ना कि जो स्टार्स की एक दुनिया है, उस स्टार्स की दुनिया में जब हम बात करते हैं कैरेक्टर रोल्स की, जिनके साथ में इरफान खान ने शुरुआत की, अक्सर ये कहा जाता है कि इस तरह से लोग क्लासेस में तो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं ऐसे अभिनेता, लेकिन वो मासेस के नहीं हो पाते। लेकिन इरफान खान के साथ वो बात नहीं थी। उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, चाहे वो टेलीविजन की दुनिया में हो, बहुत छोटे छोटे रोल्स के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर वो हॉलीवुड तक भी पहुंचे। और जिस दिन उनका निधन हुआ, जिस तरह का रिस्पॉन्स देश भर में था, वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के फेवरेट अभिनेता नहीं थे। उस दिन ऐसा लगा वो मासेस के अभिनेता हैं। हर इंसान उनके कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पा रहा था। तो इरफान खान का जो ये सफर था कि कब वो क्लासेस से निकलकर मासेस तक पहुंच गए, एक बहुत करीबी दोस्त के नजर से आप कैसे इसे एलैबोरेट करेंगे? का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इरफान खान ने अपने स्टारडम का कभी झंडा नहीं लहराया। वो क्लासेस से निकल के मासेस में नहीं गए, वो मासेस से ही शुरू हुआ और मासेस पे ही गया। दूसरी चीज है कि लोग एक्टिंग करते करते ग्रो होते हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं हुआ, उन्होंने एक्टिंग करी और वो ग्रो हुए, वो ग्रो ही थे। उन्होंने
गलतियां करी, अपनी गलतियों से सीखा, फिर अपने आप को इम्प्रूव करा। उन्होंने शुरू से आज तक कोई उनका, आप कोई भी कहीं का भी उठा के देख लीजिए, आपको गलतियां नहीं मिलेंगी उनकी एक्टिंग में, फ्लॉज नहीं मिलेंगे, तो तब भी अच्छा था। तो वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा। और दूसरी चीज ये थी कि उनको अंदर कभी कोई गुरूर नहीं था, घमंड नहीं था। हम लोगों ने पान सिंह तोमर साथ में करी। पान सिंह तोमर हम ऐसी जगहों पे करते थे जहाँ पे वैनिटी वैन नहीं जा सकती थी, जहाँ पे गाड़ियां नहीं जा सकती थी, तो हम लोग छोटा मोटा सामान लेके दर्रों में से, उसके बारीक दर्रों में से होके जाते थे। हाँ, गर्मी के अंदर, दोपहर मतलब भरी हुई गर्मी में चंबल के अंदर, बीहड़ के अंदर पत्थरों पे बैठते थे, वो भी बैठते थे। वहीं जमीन पे खाना होता था, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे। तो वो जमीन से जुड़े रहे, उन्होंने जमीन छोड़ी नहीं कभी। और वही रीजन, वो मासेस से कनेक्ट थे, हर हमेशा से कनेक्टेड थे। और ऐसा नहीं था तो वो अब मैं स्टार बन गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं उनकी वैनिटी के अंदर वो अपनी कभी जमघटा लेके नहीं बैठते थे जैसे लोग करते हैं। नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करते थे। कभी किसी एक्टर को बड़ा नहीं समझा, किसी को छोटा नहीं समझा, कभी किसी के अलग टाइप का उन्होंने व्यवहार नहीं कर। अच्छा, पान सिंह तोमर का देखिए आप जिक्र कर रहे हैं, जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि कैसे वो क्लासेस के ऑडियंस से आगे निकलकर वो उनका फैन बेस मासेस हो गया, तो पान सिंह तोमर ने उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। जो स्टारडम उनको पान सिंह तोमर से मिला वो अनप्रेसिडेंटेड था कि अचानक एक फिल्म ऐसी आई जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया और लोगों को ये लगा कि कोई इंडस्ट्री में आया है, कोई बड़े पर्दे पर आया है और ये इरफान खान है। वहां से उनको उनके किरदारों की वजह से नहीं, उनको उनके नाम से लोगों ने जानना शुरू किया। आप उसमें उनके बड़े भाई की भूमिका में थे, दद्दा का आपने किरदार निभाया और आपके किरदार को भी लोगों ने खूब पसंद किया। जो आप दोनों की एक केमिस्ट्री थी स्क्रीन पर, दोनों ऐसा लग रहा था कि जैसे एक रथ के दो पहिए हैं और वो उस तरह से पैरेलल एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। पान सिंह तोमर में उन्होंने 40 साल की उम्र के बाद ये किरदार किया। ही वॉज 40+ दैट टाइम। और फिजिकल फिटनेस, उस पर्टिकुलर एक डकैत का आप किरदार निभा रहे हो, तो एक फिजिकल फिटनेस जो उस रोल के लिए चाहिए थी, क्योंकि आपको, जैसे आपने कहा कि कितनी गर्मी वहां पर थी, आपको कंदराओं में कहीं इधर से छुप छुप के सामान भी ढोके लेके जाना है, आप उन रास्तों से गुजर रहे हैं, कूदना फांदना, दौड़ लगानी है, इस तरह के चेजिंग सीन्स वहां पर पिक्चराइज किए। तो शायद ये सजेशन उनको दिया गया था कि हम बॉडी डबल को या इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ही वॉज सो परफेक्शनिस्ट। उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे सीन्स खुद करूंगा। ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट, देखिए, इस पर आप हमें बताएं कुछ किस्से। ये जब मुझे बुलाया तो मैंने तिग्मांशु को बोला, मैंने कहा यार तिग्मांशु, मैं गांव का और डकैत कैसे लगूंगा? फेयर कलर, हरी हरी फेयर आंखें। कलर, हाँ, इतनी खूबसूरत आंखें आपकी, मेरी कॉम्प्लीमेंट भी आप जरूर लीजिए। तो उन्होंने बिल्कुल कहा अनकन्वेंशनल लुक्स। हाँ, तो उन्होंने कहा वो सब छोड़ो, वो तिग्मांशु का अपना कास्टिंग का स्टाइल है, वो ऐसे नॉर्मल, उनको ऐसा नहीं है कि गांव का कैरेक्टर चाहिए तो गांव वाला ही लेकर आओ, वो उसको गांव वाला बनाएंगे। कहने तुम आओ, मुझे मैं करूंगा। मैं उसके, उन्होंने फिर करा था, तो जो उन्होंने डाकू बनाया था, तो फिल्म खत्म होने के 2 महीने बाद भी हम डाकू ही थे। ठीक होने में टाइम लग गया था, गर्मी इतनी थी कि जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खाल कि वो डाकू लगने लगे थे हम। भाई ने उससे पहले, क्योंकि वो पान सिंह तोमर एक धावक भी था, तो उन्होंने दौड़ने की प्रैक्टिस करी थी। उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले वो 2-2.5 महीने तक बहुत दौड़ लगाई थी। तो उन्होंने और दौड़ने में वो स्टेपल चेज, वो जंप करना, वो सब उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी थी। उनको एक करवाने वाला आता था जो उनको पूरा उसने ट्रेन करा था उसके अंदर। तो उसके लिए तो उस तरह से वो परफेक्ट हो चुके थे। उनको, मुझे अपनी पीठ पे, मेरी लाश को, मतलब मुझे एज ए लाश उनको अपनी पीठ पे डाल के दौड़ना था। और वहां पे उनको सब लाके रख रखे थे उन लोगों ने कि ये डुप्लीकेट है आपका, ये लेके करेगा, वो करेगा। वो माने नहीं थे। उन्होंने पीठ पे लिया और वो दौड़ लगाई उन्होंने, और वो पूरा, माय गुडनेस, उन्होंने वो पूरा टेक, उन्होंने उसका एक टेक तो होता नहीं है कि 4-5 थे, कभी क्लोज में, कभी पैरों का, कभी कैसे, सब उन्होंने अपने आप किया। वो टूट था सिर्फ पीठ पे लाके दौड़ने का, और वो चढ़ने का, वो सारा उन्होंने, मुझे लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन उन्होंने बड़े परफेक्शन के साथ करा। और जो आपके एज के अंदर वो वाली फिटनेस लाना, तो बहुत करी थी उसने, बहुत चीज की बारीक बारीक। वो ऐसा, उनका काम ऐसा होता है कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, और जैसे ही आप उनको कैमरे के सामने देखते हैं, सडनली वो जो चेंज ओवर है, वो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, जो आप कहीं किसी स्कूल में, किसी
थिएटर में सीख नहीं सकते। अच्छा, आप क्योंकि बहुत करीब से जानते हैं तो आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं हमारे लिए। जैसे हम अमिताभ बच्चन के बारे में पढ़ते हैं, उनके शुरुआती दिनों के संघर्ष के बारे में, कि कैसे उनको उनकी आवाज के लिए जो है रिजेक्ट कर दिया था आकाशवाणी ने, कि वो एक जो है उसमें अनाउंसर नहीं हो सकते, कि उनकी आवाज पसंद नहीं आई। लेकिन बाद में वही आवाज जो है वो अमिताभ बच्चन के ऑन स्क्रीन प्रेजेंस का, उनकी पहचान का एक बहुत मतलब बड़ा हिस्सा बन गई। इरफान खान के बारे में भी जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे इस तरह की जानकारी मिली, आप उसे बेहतर कंफर्म कर सकते हैं, कि उनके जो लुक्स थे वो बहुत ही अनकन्वेंशनल लुक्स थे, जो एक हम टिपिकल हीरो के लिहाज से जो हम सुंदरता के हमारे पैमाने होते हैं, या जो एक सो कॉल्ड लोगों की एक परिभाषा होती है, वो उस परिभाषा में फिट बिल्कुल नहीं बैठे थे, वो बिल्कुल अलग थे। उनका चेहरा जो था, और स्पेशली उनकी आंखों का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी, ऐसा हुआ था क्या कि कभी कुछ रोल के लिए उनको रिजेक्ट भी कर दिया गया हो, या किसी की तरफ से उनको ये कह दिया गया हो कि यार दोस्त, इस तरह की आंखें ना ये कैरेक्टर के साथ जा नहीं रही हैं, या ये थोड़ा अलग है, ये ठीक नहीं लग रहा, इससे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे? एक डायरेक्टर के पास गए थे तो उनको यही कहा गया था कि यार ये आंखें कैसी हैं इनकी, ऐसी तो ये कह के मना करा था। और देखिए तो फिर वही आंखें हैं हमारी। और इनफैक्ट इंडिया टुडे मैगजीन का जो कवर पेज है उसमें एक आइकॉनिक फोटो है जिसमें इरफान खान की आंखों से 2 आंसू टपक रहे हैं। मैं जब उस तस्वीर, देखिए मैं अभी बोल रही हूँ ना, मेरे को हाथ में रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ये मतलब ये जो खूबी एक इंसान के अंदर थी, अपनी आंखों के जरिए उसको एक्सप्रेस करने की इमोशन को, आप कितने शब्द कह लें, सब शब्द छोटे पड़ जाएंगे उस एक्सपीरियंस के आगे। बता रहा था जिस डायरेक्टर ने कहा था ये बात, उस टाइम बहुत पुरानी, उसके बाद तो वो स्टार बन गया। उसके बाद में वो डायरेक्टर, उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, वो नॉवेल मेरे पास लेकर आए, कहने कि यार ये नॉवेल इरफान को दे दो और उससे पूछो ये वाला कैरेक्टर करेगा क्या। ये वही डायरेक्टर जिन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी आंखें तो ऐसी हैं। ओके, वाओ। इसे कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी कुछ और एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं बात करूंगी। खबरों में चल रहा था कि जैसे जब इरफान का निधन हुआ उससे कुछ दिन पहले उनकी अम्मी जान इस दुनिया से रुखसत हो गई, अलविदा कह गई, और इरफान उसमें भी नहीं जा पाए थे। लेकिन मुझे सूचना मिली कि ऐसा था नहीं, शायद इरफान खान तक भी ये जानकारी नहीं पहुंची थी कि अम्मी के साथ ऐसा हो गया है। उनको बताया नहीं था। वो खुद क्या हुआ थोड़े था एग्जैक्टली? देखिए उनकी शक्ति थी तो लगा कि अभी अभी इनको बताना ठीक नहीं है, अपनी अपनी तबीयत से जूझ रहे हैं, जा तो सकते नहीं थे वो वहां पे, तो वेट कर, बस ये रिकवर कर जाएंगे तो फिर इनको बता देंगे। तो वो यानी इरफान खान इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनकी अम्मी भी नहीं रही हैं। जी, उनको नहीं मालूम था। तो ये जब उनको अपनी अम्मी वहां मिली होंगी तो मैं आपके चेहरे पर भी वो तकलीफ देख सकती हूँ ये सारी बातें करते हुए। लेकिन जब इस बातचीत के लिए मैंने प्लान किया आपके साथ, तो मैंने ये लिखा था, लेट्स सेलिब्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इरफान खान। मैं नहीं चाहती कि आप दुखी हों, या उनके जितने फैंस अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉन्वर्सेशन को देख रहे हैं, आई डोंट वांट देम टू बी अपसेट या वो भावुक महसूस करें। मैं अभिनय के उस सितारे को मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ इस बातचीत के जरिए। कोई ऐसी बात बता दीजिए जो वो अमूमन मजाक में कह दिया करते थे, कोई ऐसी बात जिसको आगे भी आप बहुत मिस करेंगे। देखिए हम लोग खाने पीने के शौकीन थे। खाने पीने का मतलब ये नहीं है कि वो भर भर के खाना, थोड़ा सा खाना। कबाब अच्छा। खाने आए तो बहुत बार हुआ कबाब खाने, तो वो कबाब को रोटी से। अच्छा, आप दोनों का तो राजस्थान कनेक्शन भी है, दोनों राजस्थान से हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि साथ में दोनों राजस्थान में मौजूद थे, या वहां पर वापस जब एक साथ गए दोबारा, एक अचीवमेंट हासिल करने के बाद, एक पहचान हासिल करने के बाद मुंबई से जब राजस्थान पहुंचे, तो उन्हीं गलियों को, उन्हीं सड़कों को फिर कैसे देखा? 2-2-3 साल 2-2.5 साल पुरानी बात है, उनके फार्म हाउस के ऊपर हम लोग थे। फार्म हाउस, और वो फार्म हाउस मेरे घर के करीब है, उनके घर से बहुत दूर है लेकिन मेरे घर से करीब है। तो हम सब लोग कई बार जाके मिलते थे, सड़कों पे तो नहीं घूमते। अच्छा, एक तकलीफ जो जरूर महसूस होती है वो ये कि इतने लंबे स्ट्रगल के बाद अब अपने सुनहरे दौर में इरफान खान पहुंचे थे,
ये वो वक्त था जब यहाँ से उनके अभिनय के खजाने से बहुत कुछ निकलकर सामने आना बाकी था, बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं, या जब किरदार उनको ध्यान में रखकर लिखे जाने शुरू हो गए थे, और 54 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। बहुत कुछ अभी ऐसा था जो उनके जरिए जो है बड़े पर्दे पर आ सकता था। एज एन एक्टर आपको उनकी सबसे अच्छी भूमिका, सबसे पसंदीदा जो आपका उनका रोल है तमाम फिल्मों में, वो कौन सा है? और आगे जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पर इरफान काम कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो छूट गई है? देखिए, उनका कोई काम अधूरा, कोई प्रोजेक्ट अधूरा नहीं है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो आधा में छूट गया। उन्होंने अपने सारे काम का कर कर गए हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि उनका ये काम अच्छा था, वो काम अच्छा था, ऐसा नहीं है। उनके पुराने, उनकी ऐसी ऐसी चीजें हैं। रोग फिल्म के अंदर उनका एक पहला सीन, रोग फिल्म ज्यादा चली नहीं तो वो पहला सीन जिसके अंदर वो डॉक्टर के पास आते हैं, इतना जबरदस्त सीन था कि वो कैसे कोई कर सकता है समझ में नहीं आता को देख के। एक मैं आपको किसी फिल्म का सीन नहीं बता पाऊंगा, कुछ है नहीं पॉइंट करा जाए। वैसे मैं आपकी इस बात को अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊं, क्योंकि मुझसे भी अगर कोई ये पूछता है ये सवाल कि आपका फेवरेट रोल कौन सा है, मैं जवाब नहीं दे पाती इसका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई फिल्म बहुत खराब भी रही होगी ना, उसमें इरफान खान का रोल बहुत अच्छा रहा होगा। उन्होंने, उनके काम में फ्लॉस थे ही नहीं कभी। ऐसा धीरे धीरे एक्टिंग इंप्रूव हो रही थी, ऐसा नहीं था, वो हमेशा से था। और जिनकी एक्टिंग इरफान खान करते थे वो एक्चुअली वो एक्टिंग है नहीं। उसको किसी आप किसी आ नहीं सकते, आप नहीं कह सकते कि सीखो ये इरफान खान की एक्टिंग है। ऐसे इरफान खान ये एनएसडी में पढ़ा या ये खान की एक्टिंग, वो एक्टिंग थी नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी थी, वो एक कनेक्शन। वाह, पाते थे। मतलब वो स्टार्स खान की दुनिया में वो अभिनेता खान थे। मैं ये बात जरूर कहूंगी उनके बारे में। इनफैक्ट आपने देखी स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात कही, तो इरफान के जाने के बाद लोग अलग अलग तरह से अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी भावनाएं, श्रद्धांजलि उनको दे रहे थे सोशल मीडिया पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो एक कॉमन सेंटीमेंट जो दिखाई दिया, इरफान अपनी धार्मिक विचारधारा को लेकर भी बहुत खुलकर बोलते थे। उन्होंने कट्टरपंथ की हमेशा आलोचना की, और एक इंटरव्यू उनका था जिसको मैंने सुना, तो उसमें एक लाइन जो मेरे दिल को छू गई उनकी, उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए मेरा धर्म मेरे अपने अल्लाह से मेरा नाता है, और उसके लिए मुझे बीच में किसी और की जरूरत नहीं है। मेरा उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, और मेरे लिए मेरा धर्म सेल्फ डिस्कवरी है। और इसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ कि कई कट्टरपंथियों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, उनके हुनर को भी क्रिटिसाइज किया। बल्कि उनके निधन के बाद मैंने देखा कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर कमेंट भी किया कि उन्होंने धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणियां कर दी या ऐसा कुछ वो कह गए। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, मेरी फिलॉसफी भी वही है कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो रिलीजन है, मेरा जो उसको फॉलो करने का तरीका वो प्राइवेट है, वो मेरा अपना है। और उसकी कई चीजें मैं फॉलो करता हूँ, कई चीजें मैं फॉलो नहीं करता। रिलीजन में बहुत सी, मैंने 8th स्टैंडर्ड के बाद, जब मैं 8वीं क्लास में था, 8वीं क्लास के बाद से आज तक मैंने कभी कुर्बानी नहीं करी, कभी तकरीब पे कुर्बानी नहीं करी। मुझे तो समझ में नहीं आता वो कॉन्सेप्ट, मैं नहीं। ऐसा ही उनका भी कहना, वो उन्होंने जब कह दिया था तो बवाल मच गया था। तो पर्सनल थॉट है ये, मेरा पर्सनल है, मैं नहीं करता, तो मैं दूसरों को मना नहीं कर रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा ये मेरे करती ये चीज तो मैं नहीं करता हूँ। उनका अपना रिलीजन को लेकर जो चीज ठीक है, तो जो ठीक लग रही है मैं उसको अपनाता हूँ, जो ठीक नहीं है उसको ठीक है, ताकि आप लोग करिए। ना मैं आप इंटरफेयर कर रहा हूँ, ना आप मेरे में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन लोगों को तो चीज में बोलना होता है, तो लोग तो उसका बवाल आ जाते हैं। और मुझे इनफैक्ट मुझे इस वक्त ध्यान आ रहा है कि शायद मैंने कल ही इरफान की पत्नी सुतपा, उनका एक लेटर है वो उन्होंने लिखा जो उनकी मौत के बाद, उस खत को पढ़ते हुए भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जिस तरह से अपनी भावनाओं के बारे में लिख रही है कि ये हमारा पर्सनल लॉस नहीं है, पूरा देश जिस तरह से हमारे इस गम में हमारे साथ रोया है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये इरफान को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। आप तो फैमिली को भी आपने करीब से देखा है, कहाँ पर बच्चे अभी हैं, कैसे परिवार में और कौन कौन है उनके, अभी क्या
स्थिति है, अगर कुछ भी आप हमारे व्यूअर्स को बता पाए। अभी वो लोग इस काफी मतलब ऐसा जब माहौल में जैसा होता है उसी से गुजर रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने पीछे बड़ा ट्रॉमा से गुजरे हैं, हेल्थ 2 इश्यूज, साल पूरा ये सफर रहा है उनका इलाज के दौरान का। करीब करीब वक्त हो गया है। सब बच्चे भी अपना कैसे तैसे अपनी स्टडीज भी कर रहे हैं और अपने ये सब होते हुए भी देख रहे हैं। तो वो सब, और उसके बाद फिर ये भी हो गया कि सब से गुजरने के बाद अगर ठीक हो जाए तो अलग बात होती है, वो सब गुजरे तो एक ट्रेजेडी भी हो गई साथ साथ। तो सब अभी कोशिश कर रहे हैं, आदमी अपनी लड़ाई लड़ता है, देखिए तो उतना के अंदर क्या चल रहा है वो अलग है सबका। तो सब अपने अपने देखा है, साइलेंट है। वहां तरह से मैंने देखा था पाकिस्तान में, छोटा वाला लॉस्ट सा था, उसको बेचारे को समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। वो अपने आप को बहाव के साथ करता चला गया, जैसे जो हो रहा है देख रहा है, जिस तरह से चल रहा है उस तरह तो डाल लिया। टाइम लगेगा इससे बाहर निकल, कोप अप करेंगे धीरे धीरे। जब बाहर वाले हो सकते हैं तो सोच ही सकते हैं कि फैमिली के ऊपर क्या गुजरता है। बिल्कुल। आपने तो इनफैक्ट इरफान खान और ऋषि कपूर भी, क्योंकि इस दुनिया को अगले ही दिन अलविदा कह गए, और ये खबर अपने आप में ऐसी थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या है। मतलब वक्त का ऐसा सितम, ऐसा जुल्म वक्त ने ढाया कि 2 लोग एक के बाद एक ऐसे गए दुनिया से कि ऑलरेडी लोग डिप्रेशन में है, कोरोना और ये सब चीजें जो चल रही है, पूरी दुनिया इस वक्त जबरदस्त तरीके से प्रभावित है। आपने तो दोनों के साथ काम किया। डी डे आपकी फिल्म थी जिसमें आपने अंडरवर्ल्ड डॉन के भांजे का किरदार निभाया। तो कोई अनुभव आप ऋषि कपूर को लेकर साझा करना चाहें, कोई उस समय की कोई याद? ऋषि कपूर अपनी चीजों को लेकर थोड़े से वो पॉजिटिव होते हैं, वो थोड़े से स्ट्रांगली करना चाहते हैं। और देखा कि मेरे गले के अंदर वो नहीं रखा है, मेरा बटन खुला हुआ है तो फौरन आ जाएंगे, तो ठीक करो ये लगाओ। वो इससे पहले कोई आए वो खुद ही कर दिया उन्होंने। और डी डे के अंदर क्योंकि वो पाकिस्तान में थे और वो उनके लैंग्वेज में उर्दू बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो वो मतलब अपनी हर उसके बाद अपनी लाइनें पढ़ने के बाद वो उर्दू की जो भी अल्फाज होते थे वो बताते थे, बताओ ये सही है कि नहीं, हाकिम बोलना है कि हुक्मरान बोलना है। अच्छा, आपसे चेक कराते थे ये? वो हर चीज को चेक करवा बराबर बोलते रहते थे, ध्यान रखना यार गलत तो नहीं हो जाएगा कहीं। यही वो चीजें हैं जो इन तमाम अदाकारों को इतना महान बनाती है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि परहेज कर रहे हैं, डाइटिंग पे हैं, कुछ नहीं। खाना खाना है तो जम के खाना है, अच्छे से खाना है, दिल खोल के खाना है। जिंदगी मैंने उनके साथ एक और फिल्म करी थी, उस कांची फंस गई वाली। वो फिल्म में मेरा ट्रैक रहा नहीं, वो ट्रैक निकाल दी। अभी उनके साथ एक बार और काम करने का मौका मिला था। तो बड़े लोग सिर्फ काम से बड़े नहीं होते, वो अंदर से भी बड़े, तो दे आर ग्रेट पीपल। बिल्कुल। इमरान, कई फिल्मों में आप अब तक काम कर चुके हैं और एक से बढ़कर एक किरदार आपके इनमें रहे हैं। बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा में जो वक्त अभी चल रहा है, आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है जो जब लोग अपने खासतौर पर जब आप ऐसे कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं तो अब किरदार आगे निकलकर पहचान के दायरे में उस तरह से आने लगे हैं जो कोई भी एक्टर एक एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है कि अब ज्यादा एक्नॉलेज लोग करते हैं? पहले हीरो की भी एक डेफिनेशन होती थी कि उसकी ऐसी बॉडी होगी, वो ऐसे चलेगा और उसकी चलने की स्टाइल भी ऐसी होगी। वो सब से बाहर निकल गई हर चीज। और सारे इवन अगर आपने देखा हो तो अभी कुछ फिल्में आई हैं जिसके अंदर के कैरेक्टर रोल करने वाले एक्टरों हीरो से बड़े हो गए लोग। उनको भी जानते हैं, पहले उनके नाम नहीं जानते थे लोग। और कैरेक्टर बेस्ड दोनों चीजें इसके अंदर आना शुरू हुई हैं। तो बिना कंटेंट के चल पाती है और बिना अच्छी एक्टिंग के। तो आप कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि आपकी कास्ट के साथ पूरी कास्ट का नाम लिया जाता है उसमें, हीरोइन के साथ पूरा। अगर आपने देखा होगा आजकल स्टेज के ऊपर तो पूरा एक कैरेक्टर रोल्स करने वाले भी सब साथ में आते हैं पब्लिसिटी के अंदर। हीरो चेंजेस अच्छे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, आपने जिन हॉलीवुड फिल्म्स में काम किया है तो आई एम श्योर कि एक्टिंग स्किल्स तो अपनी जगह है ही, लेकिन लुक्स ने कितना उसमें रोल निभाया? क्योंकि आपको तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी एक हल्का सा टचअप और मेकअप दे दिया, और जिस तरह से आपके जो बालों का रंग है, जो आंखों का रंग है, मतलब थोड़ा सा भी एक जो पूरा स्किन टोन है, तो आप तो बिल्कुल किसी भी विदेशी के बीच चलते हुए एक और विदेशी लगेंगे।
हाँ, वो पहले मेरे साथ अब तो थोड़ा सा पॉल्यूशन ने गड़बड़ कर दी। पहले जयपुर वेपुर था तो गाइड्स भाग कर आते थे, तो इंग्लिश में बोलते थे कि हम, हाँ हाँ। कहते थे भाई आता हूँ। तो वो तो खैर थोड़ा, हम्म। लेकिन उससे लुक से जो रोल मिलते हैं यहाँ पर जो मिलते हैं वो नेगेटिव मिलते हैं हम्म। मेरे ख्याल से। हरी आंखों वालों को नेगेटिव तरह से देखा जाता है कि ये नेगेटिव रोल करता होगा या नेगेटिव होगा, मुझे मालूम नहीं ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों? क्या। ऐसा ये तो क्यों मुझे लेकिन? ये मुझे भी नहीं मालूम कि शायद ये क्या है। और थोड़ी सी हाँ। पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी सी ओवर पावरिंग है, टॉवरिंग है, शायद वो दो रीजंस मिला के मुझे नेगेटिव रोल ज्यादा मिलते हैं। तो और हम्म। पान सिंह तोमर की वजह से ये हुआ कि मैंने गांव वाले का भी कैरेक्टर कर लिया। वैसे उन लोगों ने, दीपांशु तो वो हम्म। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम्म। अर्बन मिलेंगे कि सूट बूट पहनने वाले हैं। हम्म। इसने वो बिल्कुल भोला भाला हम्म। सीधा कर रहा है, तो हम्म। लुक नेगेटिव मिलते हैं, लेकिन नेगेटिव भी अच्छा रहता है। नेगेटिव कैरेक्टर करके मुझे हम्म। मजा आता है। अच्छा, इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है तो आप कैसे अपने आप को बिजी कर रहे हैं? अब तो 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है और इनफैक्ट मुंबई तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित है, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है अगर हम संक्रमण के मामलों की बात करें, और मुंबई उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड, इनफैक्ट द टॉप मोस्ट सिटी दैट इज अफेक्टेड एज ऑफ नाउ। देखिए मेरी अपनी एक काफी बड़ी लाइब्रेरी है जो इकट्ठा होती रही थी और मैंने पढ़ी नहीं थी। बुक कहीं अच्छी हम्म। लगी लाके पढ़ी नहीं है। हम्म। तो हम्म। पर अगली बार आपके साथ हम लाइब्रेरी के आगे से लाइव करेंगे, ठीक है। देखेंगे आपके आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं। तो वो किताबें पढ़ने का अब टाइम मिल रहा है, लिखने का टाइम नहीं मिल पाता था। मैंने काफी कुछ लिख रहा हूँ। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो राइटर हैं, वो अपनी बातें, अपने राइटिंग शेयर करके करेक्शंस करना है, बातें करना है, वो सब करना है, वो सब करने का हम्म। टाइम मिल रहा है। हम्म। फिर हम्म। आप लोगों से करने का टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है। जी। तो वो सब चीजें मतलब ये काम हो रही हैं। और एक्सरसाइज अब घर में कर रहा हूँ, पहले जिम करता था। वाह, बहुत खूब। तो अभी जैसे इंडस्ट्री बंद है, कोई शूटिंग, कहीं किसी तरह का कोई प्रोडक्शन से जुड़ा कोई काम नहीं हो रहा, तो ऐसे में आगे जब लॉकडाउन खुलेगा, हालात बेहतर होंगे, उसे लेकर अभी कुछ सोचते हैं या कुछ ऐसे बातचीत वगैरह चलती है? इनफैक्ट अगर मैं वेब सीरीज का जिक्र करूं, जो वेब सीरीज आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं, और अब तो इंडिया में भी वेब सीरीज को लेकर बहुत गंभीरता के साथ उस पर आगे काम हो रहा है, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिस पर आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, या ऐसी कोई प्लानिंग आगे ये के लिए? वेब सीरीज पे शूट होने वाली थी वेब सीरीज हम्म। की, और हम नेपाल जाने वाले थे 2 दिन हम्म। हम्म। पहले। तो हम्म। हम्म। कहा कि जब माहौल बदल रहा था तो उन लोगों ने कहा कि 3-4 दिन वेट कर लेते हैं, तो आगे पोस्टपोन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम्म। वो हम्म। अच्छा हुआ कि लॉकडाउन नेपाल में कट रहा होता हम्म। और वो बच गया। वो वेब सीरीज थी। और हम्म। एक और हम्म। वेब सीरीज थी प्रोजेक्ट से ओके। मिले जो उन्होंने हम्म। आगे भी। हम्म। अब तो बंद हो गया, अब तो कोई डिस्कशन हो नहीं रहा है, पर अब जब खुलेगा उसके हम्म। बाद माहौल लगेगा, उसके बाद डेट्स वेट करेंगे। बाकी हम्म। प्री हम्म। प्रोडक्शन है, हम्म। सिर्फ हम्म। डेट्स तो देखना है। राजस्थान में अभी भी आना जाना उतना फ्रीक्वेंटली होता है? वहाँ की कौन सी चीजें पसंद है राजस्थान के लोग? क्योंकि मैं अगर हम्म, अपनी पर्सनली बात करूं, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड के बाद सेकंड नंबर पे जिस स्टेट को लेकर मैं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ वो राजस्थान है। इतने प्यारे लोग वहाँ के होते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, उनकी मेहमान नवाजी, उनकी मासूमियत, दिल छू जाती हैं बातें देखिए अपने राजस्थान के लिए। मेरे 2 होम टाउन है, ओके। भोपाल और जयपुर, मतलब मध्य प्रदेश और वाह। राजस्थान। हाँ क्योंकि मेरी मदर थी, हाँ तो हाँ। पैदाइश मेरी और मैंने अपनी हम्म। थोड़ी सी स्कूलिंग का थोड़ा करा है। और उसके बाद हम्म। फादर मेरे फिर हम लोग जयपुर में रहे, जयपुर तो शिफ्ट हो गए। भोपाल मुझे अपना मानते हैं भोपाल का, और राजस्थान के लोग तो मारवाड़ी दोनों वगैरह जगह। बोल लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो जरा कुछ थोड़ा बहुत सुना दीजिए अपनी आवाज में। अब आज जब आप हमारे साथ हैं तो मैं ये मौका क्यों छोड़ूं? कुछ भी, कोई गीत गुनगुनाना हो, कोई बात कहनी हो अपने ये व्यूअर्स को, एनीथिंग एनीथिंग यू वांट। के लायक रहे नहीं। लेकिन राजस्थान का राजस्थान शुरू में तो लैंग्वेज नहीं बोल पाता था राजस्थान की, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मुझे लगा कि थोड़ी सी इस लैंग्वेज को पकड़ना चाहिए। बड़ी अच्छी हम्म। एक्टर करे थे उसके अंदर जिनमें के राजस्थानी, तो हम्म। थोड़ा सा हम्म। उसको डेवलप करा के उसको अच्छे से करने की शुरू करी कि भाया कटे जा रहा है। तो उनकी हम्म। ये तो अच्छी लगती है, मैं तो वहां का हूँ, लेकिन जब उस टाइप के काम फिल्म में करने को मिलता है तो ज्यादा मजा आता है। तो मुंबई में रह राज- के राजस्थान की सबसे ज्यादा किस चीज को मिस करते हैं? राजस्थान की मुझे वाह। सर्दियों को मिस करता हूँ। वो बड़ा हम्म। कड़ाके की सर्दी में रजाई ओढ़ के सोना, और वो हम्म।
को देखते वो उसमें कहीं से भी हवा आ रही है उसको बंद करना और वो सर्दी के अंदर सोने का जो मजा है वो यहाँ राजस्थान का खाना, राजस्थान का लाल बहुत पसंद है। नहीं, मतलब गाड़ी से बीकानेर की तरफ जाना और वो टीनों हम्म तो राजस्थान तो क्या जाता है। चलिए, इन सब यादों को अपने दिल में हम बसाए हुए मुझे लगता है ये लॉकडाउन का समय है, लोग अपने घरों के भीतर कैद हैं, आप भी इस वक्त घर के अंदर ही बंद हैं, लेकिन ये समय जो है वो रचना का है, क्रिएशन का है, लर्निंग का है। और जैसे आपने हमारे सारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी किया कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन जो इस टाइम का हो सकता है वो इस समय हो भी रहा है। थैंक यू सो मच इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इरफान खान को लेकर आपने जो सारी बातें कही, मुझे लगता है कि दिलों में इरफान हमेशा जिंदा रहेंगे, हम सब के दिलों में, चाहे वो भौतिक रूप से इस दुनिया में हो ना हो। थैंक यू सो मच इमरान, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।